कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आपको ये क्वेश्चन बताना है, वेश विज्ञान एक कौन सी प्रक्रिया है, एक आयामी है या बहुआयामी है? तो आपको आंसर क्या करना है, वेश विज्ञान एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी मतलब इसका राजनीतिक में भी असर पड़ा है, सामाजिक प्रभाव भी पड़ा है और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा है, यानी इन तीनों क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा है। तो इसको एक आयामी नहीं कह सकते हम, इसको क्या कहेंगे, बहुआयामी प्रक्रिया। वेश विज्ञान के फल जो इसमें विभिन्न भागों में सरकार व्यवसाय लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ गया। इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा किसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है? नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपके 2 दिन बाद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है राजनीति विज्ञान की। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको दोनों किताबों के जो मुख्य प्रश्न हैं वो आपको आज हल करवा दिए जाएं, ताकि आपको दोनों किताबों का एक लगभग पूरा सार कंप्लीट आपके हो जाएगा। तो मैंने ये कोशिश की है कि आपके जो पार्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो परीक्षा में आने की संभावना है, उनको तैयार करने की मैं आपको कोशिश करूँगा। तो आपका पहला प्रश्न ये है, पंचशील सिद्धांतों की घोषणा कब और किसने की? ठीक है, तो इसका आंसर है 29 अप्रैल 1954 को भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और चीन के प्रमुख थे चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से पंचशील सिद्धांतों की घोषणा की थी। अब ये प्रश्न 2-3 तरीके से अलग अलग आ सकता है। एक तो ये आ सकता है पंचशील सिद्धांतों की घोषणा कब की गई, तो इसमें ये आ जाएगा 1954 में। फिर ये आ सकता है पंचशील सिद्धांतों की घोषणा में किन किन देशों के बीच हुई, तो इसमें आ जाएगा भारत और चीन। फिर ये आ सकता है पंचशील सिद्धांतों में कौन कौन शामिल थे, तो भारत के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख थे चाउ एन लाई। ठीक है, तो 3 तरीकों से प्रश्न ये आ सकता है, तीनों तरीकों से आपको बता दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 1989 में कौन सी घटना घटी जिसके कारण दूसरी दुनिया का पतन तथा शीत युद्ध की समाप्ति हुई? ठीक है, तो इसका आंसर है पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को गिराना। अब ये प्रश्न मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपके सेकंड नंबर पार्ट है 2 ध्रुवीयता का अंत, यानी 2 ध्रुव थे, एक तो था सोवियत संघ, एक था यूएसए। तो उसमें विघटन किसका हुआ, सोवियत संघ का। तो ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण हम ये मान सकते हैं कि 2 ध्रुव का अंत हो गया? तो उसमें ये सबसे मेन जो घटना घटी वो था जर्मनी की दीवार का गिरना। ठीक है, अब ये प्रश्न किस तरीके से आ सकता है? तो एक तो ये प्रश्न ये इस तरीके से आ सकता है कि 19 जर्मनी की दीवार को कब गिराया गया, 1989। ठीक है, ऐसी कौन सी घटना थी जिसके बाद में शीत युद्ध की समाप्ति हम कह सकते हैं? तो क्या घटना थी, जर्मनी की बर्लिन की दीवार को गिराना। फिर एक ये प्रश्न नया पैटर्न का चल रहा है कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? ठीक है, तो इसमें क्या है, बर्लिन की दीवार को जनता द्वारा गिराया गया। ठीक है, तो तीनों तरीकों से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको ये हल करना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल संधि कब और किसके मध्य हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर है सिंधु जल नदी भारत और पाकिस्तान के मध्य 1960 में हुई। इस दौर में भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रमुख थे जनरल अयूब खान। इसका आंसर हो गया ये। अब ये हम देखते हैं कि हमारे किताब में कितनी प्रकार की संधियां दी गई है, जैसे सिंधु नदी समझौता हो गया, शिमला समझौता हो गया। तो आपको करना क्या है, एक पेज पे जितने भी संधियां हुई है सबको लिख लेना है एक पेज में, उनकी डेट और ये किस किस के मध्य हुई थी। ठीक है, और एक और ये लिखना है इन नदियों की मध्यस्थ, जब ये समझौते हुए थे तो इनमें मध्यस्थता किस किस देश ने की या कौन से संगठन ने की थी। तो आपके ये कंफ्यूजन है, जब परीक्षा में आएगा तो आप ये कंफ्यूजन हो जाओगे, ये शिमला समझौता था या सिंधु नदी जल समझौता था, तो आप कंफ्यूजन नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या है, आपको एक पेज पे जितने भी संधियां हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 4-5 होंगी आपकी किताब में, तो उन सबको एक पेज पे लिख के ये सारी एक जगह होंगी, तब आपको कंफ्यूजन जब परीक्षा में सवाल आएगा तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति के 2 पक्ष बताइए। ठीक है, आपको पता है भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए थे 1974 और 1998।
जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो उसको सैन्य प्रयोग के लिए हमने परीक्षण नहीं किया था। उस समय हमने क्या किया था कि हमारे ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने ये परीक्षण किया है। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था तब हमने परमाणु को नीति बनाया था और उसको हम सैन्य सहायता में यूज कर सकते हैं। तब हमारी परमाणु नीति थी, उसके दो पक्ष बताए गए थे, ठीक है। उसमें परमाणु नीति का पहला पक्ष है कि भारत ने केवल आत्मरक्षा हेतु परमाणु बम का निर्माण किया है, यानी भारत स्वयं की आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम का निर्माण किया है, किसी दूसरों को डराने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा है कि भारत ने परमाणु हथियारों का युद्ध में पहले प्रयोग न करने की घोषणा की। दूसरा इसमें सबसे बड़ी नीति ये है कि हम परमाणु बम का प्रयोग पहले हम नहीं करेंगे। अगर हम पे हमला हो रहा है या किसी ने हमला कर दिया फिर हम इसका प्रयोग करेंगे, यानी पहले प्राथमिकता हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया, ठीक है। तो इसका आंसर है समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 ईस्वी में समाजवादी क्रांति के पश्चात अस्तित्व में आया। तो इसका सिंपल सा आंसर है 1917। विदेश नीति से आप क्या समझते हैं? जैसे हमारे पूरा पाठ दिया गया है विदेश नीति से संबंधित, तो भारत के कितने पड़ोसी देश है उसके साथ हमने कैसे संबंध बनाए हैं, कौन कौन सी घटना हुई है, कौन कौन से विवाद चल रहे हैं, ठीक है। तो विदेश नीति क्या होती है? इसमें एक तो देश की आंतरिक व्यवस्था और देश में हमारी बाहरी प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये सारा किस पर निर्भर करता है कि हमारी विदेश नीति कैसे है, हमारे पड़ोसियों से संबंध कैसे हैं, भारत में प्रमुख शक्तियां उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं। तो वो जो हम रणनीतियां बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विदेश नीति। तो इसका आंसर है विदेश नीति से अर्थ उस नीति से होता है जो एक देश द्वारा अन्य देशों के साथ संबंध की स्थापना है तो अपनाई जाती है। वर्तमान युग में कोई भी स्वतंत्र देश संसार अन्य देशों से अलग नहीं रह सकता। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक देश दूसरे देश पर निर्भर है। वर्तमान स्थिति को आप जानते हो कि कोई भी देश ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तो मेरा विकास स्वयं करूंगा, मुझे किसी दूसरे देश की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, यानी मैं आत्मनिर्भर हूँ। तो वर्तमान युग वैश्विक विज्ञान का जैसे हमने अध्याय पढ़ा था कि पूरे विश्व एक छोटे से गांव के जैसा लगने लगा है। तो वर्तमान स्थिति यह है कोई भी देश ये नहीं कर सकता कि मैं किसी भी देश से संबंध नहीं रखूंगा, तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसमें नई संसार की क्रांति नहीं आ पाएगी, नई जो विचारधारा है उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो एक दूसरे देश पर निर्भर होने की हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो इस संबंध में स्थापित करने के लिए जिन नीतियों का प्रयोग किया जाता है उस नीति को क्या कहते हैं हम? विदेश नीति। भारत और नेपाल के संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये है भारत और नेपाल के मध्य मधुर संबंध है। दोनों देशों के मध्य एक संधि हुई है। इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट के वीजा के आ जा सकते हैं तथा काम कर सकते हैं। दोनों देश में व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग और प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन के मामले में एक साथ है। तो भारत, आपको पता है भारत के एक छोटा सा देश है जिसका नाम है नेपाल, ठीक है, जिसके भारत हमेशा इतिहास में देखे हैं तो मधुर संबंध बने हुए हैं। तो भारत और इसमें दोनों में क्या है, एक तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वीजा और पासपोर्ट से संबंधित कोई नियम नहीं है, यानी एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भारत ने क्या किया, जैसे दोनों देशों में व्यापार, यानी जो भारत के लोग हैं वो नेपाल में अपना कारोबार कर सकते हैं, फिर नेपाल के जो लोग हैं वो हमारे समुद्र किनारे कभी कुछ बेचने के लिए आते हैं, ठीक है, सीमा पार करते हैं, तो उनके किसी प्रकार का नियम के जरूरत नहीं होती, तो वो एक दूसरे देश आ सकते हैं। यहाँ तक ये भी प्रावधान है कुछ निश्चित सरकारी नौकरियां जिसमें नेपाल के लोग भी यहाँ पर उस नौकरी में शामिल हो सकते हैं, यानी दोनों देशों में क्या है, हमेशा से मधुर संबंध बना हुआ है। फिर इसमें यह दिया है वैज्ञानिक सहयोग, जैसे हमारे पास मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी है तो नेपाल इतना बड़ा देश नहीं है कि अपना सैटेलाइट ऊपर भेज सके और उतना उसके पास पैसे भी नहीं है। तो भारत क्या करता है, जैसे अपने सैटेलाइट भेजता है तो उसमें नेपाल को भी कवर कर लेता है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है, वैज्ञानिक सहयोग भी भारत की करता है। तो वहाँ पर जैसे मान लो नेपाल के पास इतना बजट नहीं होता कि वो अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च कर सके, तो वो भारत से सहयोग करता है। जैसे मान लो हम देखते हैं डीटीएच जैसे टीवी चलते हैं, ठीक है, उसमें नेपाल के पास तो इतने पैसे नहीं है, परंतु भारत के सैटेलाइट का प्रयोग करके वो क्या कर सकता है, अपने घर में डीटीएच का प्रयोग कर सकता है। तो ऐसे कई वैज्ञानिक मुद्दे होते हैं जिसमें भारत क्या करता है, नेपाल के सहयोग करता है। सान्य प्राकृतिक संसाधन, तो नेपाल में क्या है, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा है,
ठीक है, जिससे भारत को ये फायदा रहता है कि जैसे बिजली, भारत में बिजली की मांग ज्यादा रहती है, ठीक है, उत्पादन कम हो पाता है, तो भारत वाले क्या करते हैं, नेपाल के जो प्राकृतिक संसाधन जैसे मान लो नदियां हो गई, झरने हो गई, तो वहां पर अपने बिजली के प्लांट लगाता है, उसकी जो बिजली उत्पन्न होते हैं उसमें नेपाल को भी फायदा होता है और हमारा देश है वहां से उनको बिजली आपूर्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा 1950 से 1962 के मध्य कैसे समाप्त हो गया? ठीक है, दोनों देश लगभग सेम आजाद हुए थे 1947 में भारत और 1949 में लगभग चीन। तो जब दोनों देश हुए तो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनको ये आशंका नहीं थी कि चीन का व्यवहार कैसा है, क्योंकि इतिहास में भी दोनों के ज्यादातर संबंध नहीं रहे हैं, तो उन्होंने चीन पर भरोसा किया, हमारे प्रधानमंत्री ने चीन पे भरोसा किया। जब ये सबसे पहले साम्यवादी विधि अपना रहा था तो उसको मान्यता भी सबसे पहले विश्व में किसने दी थी? भारत ने दी थी। यानी भारत क्या सोचता था कि चीन क्या है, एक अच्छा पड़ोसी देश है, ठीक है, तो उन्होंने एक ये नारा दे दिया, हिंदी चीनी क्या है, भाई भाई है। सबसे पहले ये शुरुआत हुई। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि चीन ने अपना एक मैप जारी किया, ठीक है, उसमें जो भारत के कुछ हिस्से थे वो चीन में दिखा रखे थे, तो भारत ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया कि भाई हो गया होगा। तो उसने क्या किया, फिर धीरे धीरे उसको हमारे अरुणाचल प्रदेश और ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र है वहां पर उन्होंने अपनी कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, दोनों में संघर्ष की स्थिति आ गई। तो हिंदी चीनी भाई भाई नारा लोकप्रिय हुआ, लेकिन सीमा विवाद के चलते संघर्ष और इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। तो 1950 के द्वारा चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने और भारत चीन सीमा की बस्तियों बसाने का निर्णय दोनों की संबंधता में कटुता संबंध हो गए, ठीक है। ये कुछ हिस्से थे लद्दाख, अक्साई चीन, ठीक है, इनमें चीन ने क्या किया था, अपनी कॉलोनियां बसा ली थी, यानी आगे बढ़ गए थे। और एक ये विवाद हुआ था तिब्बत में, अब दलाई लामा को जानते हो, ठीक है, 1959 में भारत ने क्या दे दी थी, उनको शरण दे दी थी, जिससे चीन ने क्या कहा कि भारत हमारे आंतरिक मामलों में टांग अड़ा रहा है, ठीक है, तो इसका भी विरोध उसने किया, ठीक है। तो ये हो गया हिंदी चीनी भाई भाई नारा से 1962 में युद्ध की स्थिति से हम कहां तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विश्व में कल्याणकारी राज्य की धारणा के स्थान पर किस धारणा ने ली? ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है? वैश्वीकरण में ये होता है कि पूरा विश्व एक छोटे से गांव की तरह है, ठीक है, जो दुनिया है वो सीमित हो गई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसमें ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कल्याणकारी राज्य क्या होता है। कल्याणकारी राज्य वो होता है जो हम उसकी जनता होती है उनको योजनाएं चला के या उसको रोजगार उपलब्ध करवा के ज्यादा से ज्यादा उसकी सहायता करके कि कोई भी भूखा नहीं रहे, कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या करता है राज्य उनकी मदद करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य की धारणा किस स्थान की धारणा ने ले ली, ठीक है। फिर आ गया मान लो वैश्वीकरण। कल्याणकारी राज्य का मतलब सारी व्यवस्थाएं राज्य ही करेगा, सारा चीज है वो राज्य के नियंत्रण में रहेगी। राज्य का मतलब पॉलिटिकल में होता है देश, यानी सारी व्यवस्थाएं, सारी फैक्ट्रियां वगैरह जो भी है, उद्योग धंधे हैं, सारी चीज सिस्टम है, ठीक है। माल का नियंत्रण है, माल कितना बनाना है, कौन सा माल बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, इसमें उपभोक्ता की हानि है या घाटा है, ठीक है। सारा प्रतिबंध किसका होता था? एक राज्य का होता था, ठीक है। तो वो होता था कल्याणकारी राज्य, ठीक है। तो उसके स्थान पर धारणा कौन सी होगी वर्तमान में? ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम राज्य की धारणा किस धारणा ने ले लिए, ठीक है। तो इसमें धारणा ने ले ली है न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने। अब ये कैसे हुआ? जैसे वैश्वीकरण हमने अपनाया तो वैश्वीकरण में क्या कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो क्या करते हैं कि व्यापार के जो नियम होते हैं वो अपने आप डिसाइड करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिसाइड करते हैं। यानी कोई भी देश है वो किसी भी कंपनी को यहाँ पर व्यापार करने या निवेश करने के लिए रोक नहीं सकता, ठीक है। कोई भी माल आयात आ रहा है, निर्यात कर रहा है, तो उसमें उस देश की किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वो नियम किसके मानेंगे? अंतरराष्ट्रीय स्तर के नियम
माने जाएंगे। अगर हमारे कोई मान लो चीज है जिससे हमारे देश को नुकसान हो रहा है तो हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि हमने वैश्वीकरण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो अब हम प्रतिबंध नहीं कर सकते कि आप इस सामान को हमारे देश में मत बेचिए या आप अपनी कंपनी को यहाँ पर मत स्थापित कीजिए। तो इससे क्या होता है, यहाँ के जो उद्योग है वो उस पर असर पड़ेगा, परंतु हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि उसको हम प्रतिबंध कर दें। तो ये किसके कारण हुआ? वैश्वीकरण के कारण हुआ। ठीक है, तो फिर क्या आ गया, हमारे जो राज्य के हाथ थे, ठीक है, पहले जनता के सहयोग में ज्यादा सहयोग करते थे, परंतु वैश्वीकरण आने के बाद क्या हुआ, कल्याणकारी राज्य की धारणा न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। अब न्यूनतम हस्तक्षेप का राज्य क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, वो जो चाहे चीजें बना सकता है, जितनी चाहे चीजें बना सकता है, जितनी चाहे चीजें को बेच सकता है, ठीक है, उसके प्राइस डिसाइड कर सकता है। ठीक है, तो सारे इसमें राज्य का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहेगा, यानी राज्य क्या करेगा, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी, यानी कम से कम उस पर हस्तक्षेप करेगा। निश्चित प्रकार के कुछ प्रोजेक्ट निर्धारित कर दिए जाते हैं जिसमें क्या होगा, सरकार के द्वारा लाइसेंस देना पड़ेगा। बाकी सारे व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, वो अपने दम पे कितना भी पैसा कमा सकता है, ठीक है, कितना भी माल बना सकता है, जितना भी बेच सकता है। ठीक है, तो इसमें राज्य का हाथ क्या हो गया, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी। ठीक है, तो ये धारणा कब हुई, वैश्वीकरण आने के बाद में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण से जुड़े किसी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम लिखिए। ठीक है, इसका नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम। ये क्या, इसकी थोड़ी सी घटना समझाता हूं मैं। विश्व क्या लगा था, अपने आर्थिक विकास में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करने में लगा हुआ था। ठीक है, दिन प्रतिदिन पैसे कमा रहा था, और ज्यादा पैसे कैसे कमाने। फिर 1960 के दशक में, 1960 और 70, ठीक है, तो उसके बीच में क्या हुआ, विश्व को ये चिंता लगने लगी कि अब क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। उसके धीरे धीरे कुछ संकेत भी आने लगे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ इस पे नए नियम बनाने चाहिए जिससे क्या हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। तो सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम से, इसका नाम है यूएनईपी। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या क्या नियम बनाए गए, पृथ्वी सम्मेलन हुआ, आइलैंड 21 आए, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ठीक है, सुरक्षा को दो भागों में विभाजित किया, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। ठीक है, अब इसमें दो है। अब आपको ये ध्यान रखना है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा किससे संबंधित है, हमारे राष्ट्र से संबंधित है, यानी एक देश से संबंधित है। और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा किससे संबंधित है, पूरे विश्व से संबंधित है। तो इसमें कौन सी धारणाएं में क्या आएगी कि देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे हो और देश की बाहरी सुरक्षा कैसे हो। और अपारंपरिक में कौन सी आएगी कि विश्व में एक तो मानवतावाद की सुरक्षा कैसे हो, ठीक है, उनको कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो दो प्रकार की धारणाएं हैं, आपको ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर पारंपरिक धारणा के बारे में क्वेश्चन बड़ा वाला है पूछे तो राष्ट्र से संबंधित आएगा, किससे संबंधित, हमारे एक देश से संबंधित, जिसमें आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दो प्रकार की धारणाएं बताई गई है। और अपारंपरिक धारणा के बारे में पूछे तो किससे संबंधित हो गया, पूरे विश्व से संबंधित। कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। फिर रूस में बोल्शेविक क्रांति कब और किसके नेतृत्व में हुई? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। इसे समाजवादी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकते हैं, समाजवादी क्रांति कब हुई थी, 1917, और इसमें यह आ गया रूस में बोल्शेविक क्रांति कब, तो 1917, और किसके नेतृत्व में हुई, तो लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यूएसएसआर का पूरा नाम क्या था? जैसे हमने हमारा पहला अध्याय है तो हमने दो दूरे पढ़े थे, एक तो था यूएसए, ठीक है, दूसरा था यूएसएसआर। ठीक है, तो दोनों के हमें पूरे नाम आने चाहिए। तो इसमें पूछा यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है, तो इसमें है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। मार्शल योजना क्या है? ठीक है, मार्शल इसका आंसर है
द्वितीय विश्व युद्ध के 50 उत्तर से अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनः गठन के लिए जबरदस्त सहायता के लिए इसे मार्शल योजना के नाम से जाता। जैसे हमें बताया, हमें दो युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ये दोनों युद्ध की स्थान कहाँ था? यूरोप, मुख्य केंद्र क्या था? यूरोप था। तो इसमें क्या हो गया, युद्ध जब होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल जीतने हो, जैसे कोई हारता है तो वो ही बर्बाद होता है, जो जीतता है वो भी क्या होता है, आर्थिक दृष्टि से नुकसान होता है, वो भी बर्बाद हो जाता है। तो उन्होंने क्या कि यूरोप की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई थी, ठीक है, स्थिर हो गई थी, बेरोजगारी की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई थी, खाने की कीमतों में दाम बढ़ गए थे और आयात निर्यात ये सारे एक बार सिस्टम बंद हो गया था। तो उन्होंने ये सोचा कि अब द्वितीय युद्ध तो समाप्त हो गए, अर्थव्यवस्था को वापस कैसे स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को वापस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था पुनर्गठन के लिए एक योजना चलाई जिसका नाम है मार्शल योजना, यानी सब देशों को आर्थिक रूप से सहायता दी गई। जब हमारे पास मान लो अगर पैसे हैं तो हम पैसे से क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चीजें शॉपिंग करेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, यानी हम आर्थिक गतिविधि करेंगे। और जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम गतिविधि का संचालन कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, देशों को एक योजना के नाम से आर्थिक सहायता प्रदान की। तो फिर इन्होंने क्या किया, वापस आयात निर्यात प्रारंभ हो गया, वापस आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई। तो अर्थव्यवस्था क्या हो गई, एक बार वापस परिवर्तित होकर वापस शुरू हो गई, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, मार्शल योजना। किस सम्मेलन के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी? ठीक है, देखो दो प्रकार के गुट थे, एक तो यूएसए था और एक था यूएसएसआर, ठीक है। फिर भारत और जो नव स्वतंत्र औपनिवेशिक देश थे वो स्वतंत्र हुए थे, उनको ये भय था कि हम पहले से ही गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए हैं, अब हम किसी भी गुट में शामिल होकर वापस शोषण की स्थिति में नहीं आना चाहते। तो भारत ने इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि हम एक नया गुट बनाएंगे जिसका नाम क्या था, गुट निरपेक्ष, यानी हम किसी भी गुट में शामिल नहीं, ठीक है। तो भारत ने और भी जो स्वतंत्र थे, दक्षिण अफ्रीका के देश थे, हमारे पूरे तरह इंडोनेशिया वगैरह, ठीक है, इनको सबको प्रेरित करके एक संगठन का निर्माण बनाने का शुरू किया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसमें यह पूछा इसकी शुरुआत या इसकी नींव कब पड़ी? बांडुंग सम्मेलन के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी, ठीक है। ये बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में, जब इसको सारे एक जगह सम्मेलन हुआ था। तो अब इसको हम ये कह सकते हैं इस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी गई थी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहां हुआ था? अगला क्वेश्चन देखो, कारगिल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? कारगिल संघर्ष का मुख्य कारण पाकिस्तानी सेना द्वारा विभाजन रेखा के निकट भारतीय क्षेत्र के कुछ भागों का कब्जा करना। ये 1999 में हुआ था कारगिल संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच। एक तो ये याद रखना है, कारगिल संघर्ष किन देशों के मध्य, भारत और पाकिस्तान। इसका मुख्य कारण क्या था? ये एलओसी सीमा उल्लंघन कर दिए थे, यानी सीज फायर का उल्लंघन कर दिया था, ठीक है। तो भारतीय कुछ क्षेत्र भागों में कब्जा करना था, ठीक है। दो क्वेश्चन बने, कब हुआ था? 1999 में। किन देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पाकिस्तानी सेना द्वारा विभाजन रेखा एलओसी को पार करके कुछ हिस्सों पर कब्जा करना। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। जैसे पहले मैंने समझाया था कि भारत ने दो परमाणु परीक्षण किए थे, तो पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में ऊर्जा की पूर्ति करना। अगला क्वेश्चन देखो, यूरोपीय संघ के एक सदस्य देश का नाम लिखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ठीक है। इसका आंसर हो गया फ्रांस, ठीक है। इससे पहले क्या था? यूरोपीय संघ में दो ऐसे सदस्य थे जो सुरक्षा परिषद में शामिल थे, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, पहले ऐसा कौन सा देश था जो इन सुरक्षा परिषद में शामिल था, परंतु वर्तमान में वो क्या नहीं है, ईयू का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन और फ्रांस पहले दो थे, ठीक है। तो ब्रिटेन क्या हो गया?
2020 में ईयू से अलग हो गया, जिसको कहते हैं ब्रेग्जिट। ठीक है, तो वर्तमान में केवल एक ही देश है जिसका नाम है फ्रांस, जो क्या है यूरोपीय संघ का भी सदस्य है और यूएनओ की सुरक्षा परिषद का भी स्थायी सदस्य है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं और उनके नाम। दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किन किन देशों के लिए किया जाता है? ठीक है, दक्षिण एशिया का मतलब क्या हो गया? भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देश। तो इसमें कितने देश दिए? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है, कितने देश हो गए? 8 हो गए। इसमें कई बार चीन को भी शामिल किया जाता है, परंतु हमारे सिलेबस में जो दिया गया है उसमें चीन को शामिल नहीं बताया गया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, ये 8 दिए हैं, तो हमको जिससे हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग यही माना जाएगा दक्षिण एशिया। किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के उत्तराधिकारी रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई? ठीक है, तो इसका उत्तर है लीग ऑफ नेशन। अब इसको समझते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ, तो इस सबसे पहले यह संस्था थी लीग ऑफ नेशन। इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया इसको? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो क्वेश्चन में यह आ जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी कौन थे? तो क्या आएगा? लीग ऑफ नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है 193 सदस्य है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ सबसे अंतिम सदस्य देश कौन सा था, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। सुरक्षा परिषद की पारंपरिक धारणा के रूप कौन कौन से हैं? जैसा पहले क्वेश्चन में बताया था, सुरक्षा परिषद की पारंपरिक धारणा में क्या है? एक राष्ट्र से संबंधित है, एक देश से संबंधित है। तो देश की सुरक्षा के लिए कौन कौन से खतरे होते हैं? एक तो आंतरिक खतरा और एक बाह्य खतरा। तो सुरक्षा कौन कौन सी होगी? एक तो बाह्य सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। यानी आंतरिक में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, यह भी एक सुरक्षा का दायरा होता है। और दूसरा क्या? बाहरी सीमाओं की रक्षा करना। ठीक है, तो 2 प्रकार के खतरे होते हैं, दोनों प्रकार से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये धारणा कौन सी है? पारंपरिक। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि अपारंपरिक है या इसमें पारंपरिक है। पारंपरिक में क्या है? एक देश से संबंधित यानी राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, राष्ट्र एक देश की सुरक्षा के लिए कितने भाग होते हैं? एक तो आंतरिक रूप से सुरक्षा, दूसरा बाह्य रूप से सुरक्षा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM कब हुई? ठीक है, तो इसका आंसर है सन 1972 में। ये जब सुरक्षा के संबंधित दोनों यूएसए और यूएसएसआर था, तो उनकी में कुछ संधियां हुई थी, इसमें हथियारों को क्या किया गया था? नष्ट किया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि कहीं विश्व वापस खतरे में आ जाए। ठीक है, तो उन दोनों ने जो संधियां की थी उसमें कुछ अधिकार हथियारों को सीमित मात्रा में रखने का प्रावधान किया था। ठीक है, एनपीटी का पूरा नाम क्या है? यह संधि किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर हो गया एनपीटी का पूरा नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यह संधि 1968 में हुई थी। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डिटेल से हम देखते हैं। एनपीटी का हिंदी में है परमाणु अप्रसार संधि। यह 1968 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था जो पहले से परमाणु संपन्न देश है, इसमें यह कहा गया था जो 1967 से पहले जिसने परमाणु परीक्षण कर लिया है या जिसके पास परमाणु बम है या जो परीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, वो तो अपने पास परमाणु बम को रख सकते हैं। परंतु 1967 के बाद में कोई भी परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेगा, न बम अपने पास बनाएगा। ठीक है, तो ये संधि नियम कब लागू हुआ था? 1967 से, और ये संधि लागू कब हुई थी? 1968 से। ठीक है, समझ गए? इसका मतलब केवल जिसके पास 1967 से पहले परमाणु बम है वही परमाणु संपन्न देश होंगे, आगे कोई भी देश परमाणु संपन्न देश नहीं होगा। तो आपको ये भी याद रखने वाली बात है, भारत ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। क्यों? आपको पता है, अभी 2 क्वेश्चन पढ़े हैं,
1974 में परमाणु परीक्षण किया था, फिर 1998 में, क्योंकि भारत के परमाणु कार्यक्रम अंदरूनी गुप्त रूप से चल रहे थे तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं कहा। भारत ने इसको यह कहा यह संधि एक पक्षीय संधि है, तो भारत ने इसका विरोध भी किया। अगला है एजेंडा 21 क्या है? रियो सम्मेलन की सिफारिशों में सुझावों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। हमने पढ़ा था कि पूरे देश विश्व में आर्थिक सुधारों में लगा था कि हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। फिर 1960 के दशक में ऐसा लगने लगा कि अब पृथ्वी पे प्रदूषण का भार बढ़ रहा है और धीरे धीरे उसके नतीजे सामने आने लगे थे। तो सबसे पहले यूएनईपी प्रोग्राम शुरू किया था, उसके तहत हमने पृथ्वी सम्मेलन के कार्यक्रम स्टार्ट किए थे 1992 से। तो उसमें एक सिफारिश आई थी, इसका नाम था एजेंडा 21। ठीक है, इसमें अलग अलग देशों ने या इसकी कमेटी ने ये सुधार दिए थे कि हमें कौन से सुधार करने चाहिए, कौन से नियम को बनाना चाहिए। तो ये क्या था? एजेंडा 21। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक दौर में भारत किस प्रकार का देश था? औपनिवेशिक दौर कौन सा हो गया? इसमें भारत क्या था? अंग्रेजों का औपनिवेशिक यानी गुलाम था। ठीक है, तो उस समय भारत की स्थिति व्यापार के मामले में कैसी थी? तो उस दौर में भारत की आधारभूत वस्तुओं एवं कच्चे माल का निर्यात था और बने बनाए सामानों का आयात था। तो आपने ये देखा होगा कि भारत कच्चे माल को, जैसे कपास को तो मान लो निर्यात करता था, फिर वहां से कपड़े बन के आते थे, उनका क्या करता था? आयात करता था। ठीक है, कुछ आधारभूत वस्तुएं थी जिनको भी वो क्या करता था? निर्यात करता था। जैसे कलात्मक कुछ हो गई, हस्तलेखा से संबंधित हो गई, हस्तलिपि से संबंधित हो गई। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? कच्चे माल का तो क्या था? निर्यातक था, और बने बनाए यानी पूरी वस्तु बनके तैयार हो गई उसका क्या था? आयातक देश। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन कौन सम्मिलित है? ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसका निर्माण क्यों किया गया था? इसका निर्माण किया गया था वैश्वीकरण के दौर में जो आधारभूत अमीरी और गरीबी में ज्यादा गैप आ गया था। ठीक है, कुछ छोटे जो कारीगर थे उनको घाटा हो गया था, कुछ छोटे देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था में घाटा हो गया था, और बड़े देशों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो गया, यानी अमीर और अमीर होते गए, गरीब और ज्यादा गरीब होते गए। तो एक वैश्विक मंच जारी किया गया कि वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए, जिसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, अब इसमें यह पूछा इसमें कौन कौन सम्मिलित है? तो मानवाधिकार के कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता सम्मिलित है। ठीक है, अब आपको ये एक सवाल कमेंट बॉक्स में बताना है कि WSF की चौथी बैठक कहां पर हुई थी? मैं आपको ये हिंट देता हूं, ये हुई तो भारत में थी। अब आपको ये बताना है भारत में कहां पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत में छेद होना से क्या आशय है? ठीक है, आप सारे जानते हो ओजोन परत हमारे वायुमंडल की जो परतें हैं, तो उसमें से एक है ओजोन परत। इसमें ओजोन गैस की मात्रा पाई जाती है। जो इसका काम क्या रहता है कि जैसे सूर्य से आने वाली पैरामैग्नेटिक किरणें ये ज्यादा से ज्यादा अपने पास अवशोषित कर लेती है ताकि पृथ्वी पर इसका असर ज्यादा नहीं पड़े। तो इसमें जब छेद होगा तो पृथ्वी पर क्या पड़ेगा? पैरामैग्नेटिक किरणों का असर पड़ेगा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो गया? धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा लगातार कमी होती जा रही है, तो ओजोन परत में हम क्या कह सकते हैं? इसमें छेद हो रहा है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का एक प्रभाव बताइए। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय और लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ गया है। ठीक है, तो एजेंडा 21 की आलोचना का मत यह है इसका रुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर दिया गया है। तो इसमें यह कहा गया कि एजेंडा 21 बनाया किस लिए गया था कि पर्यावरण को हम ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार बचा सकते हैं, परंतु उसका निष्कर्ष के रूप में देखें तो इसमें दो प्रकार के विश्व में लोग बन गए थे। एक तो था दक्षिण ध्रुव, दूसरी था उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव जो देश थे यानी पश्चिम जो पैसे वाले देश हैं, उनको तो किस चीज की चिंता थी? उनको तो इस चीज की चिंता ये थी कि पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, पर्यावरण हानि हो रही है। और जो निचले दक्षिण ध्रुव वाले जो देश थे उनको ये चिंता थी कि अभी अभी जो हम आजाद हुए हैं और अभी अभी हम पर अगर
इनकी रोक लगा दी जाएगी पर्यावरण से संबंधित, तो हम अपने देश का विकास कैसे कर पाएंगे। यानी दोनों की परेशानियां अलग अलग थी, तो इन दोनों ने नियम बनाते समय किसका ध्यान रखा, पर्यावरण की तरफ तो ध्यान कम गया, और ध्यान किसका रखा कि हम आर्थिक वृद्धि किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की आधारशिला किस टेक्नोलॉजी ने रखी। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया कि हम अपने देश में राष्ट्रवाद की भावना को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों को इसको बारे में कैसे बताएं कि हम एक आजाद देश में रहें, स्वतंत्र हो सकते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ठीक है, ये बात लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे समझाएं। आजकल क्या जमाना जो टेक्नोलॉजी का है, तो व्हाट्सएप और भी सोशल मीडिया के तो विभिन्न प्रकार के साधन है, परंतु उस समय सबसे बड़ा साधन क्या था, छपाई मुद्रण की तकनीक। यानी जो क्रांतिकारी नेता थे और जो विचारक थे वो क्या करते थे, अपने अखबारों में इश्तिहार छापते थे और अपनी पुस्तकें निकालते थे। ठीक है, फिर वो उन पुस्तकों में जो लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे तो उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती थी। ठीक है, तो आधारशिला यानी शुरुआत किससे हुई थी, छपाई यानी जब मुद्रण की तकनीक आ गई तो उससे अखबार भी छपने लगे, किताबें भी छपने लगी, मैगजीन का भी निर्माण होने लगा। फिर वैश्विक संपदा के कोई 4 उदाहरण बताइए। वैश्विक संपदा क्या होती है, जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता। ठीक है, कोई भी देश ऐसे नहीं कह सकता ये तो मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। वैश्विक संपदा का मतलब पूरे विश्व की वो संपत्ति है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन है, पृथ्वी का वायुमंडल, यानी हमारे पृथ्वी का जो चारों ओर का वायुमंडल है वो किसी एक देश का नहीं है, ये पूरे विश्व की संपत्ति है। फिर अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक जहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, वहां पर लोगों का जीवन संभव नहीं है, परंतु वो भी संपत्ति किसने घोषित की है कि ये भी एक पूरे विश्व के लिए इसको यूज किया जा सकता है, किसी एक देश का इस पर अधिकार नहीं है। फिर समुद्री सतह, यानी समुद्र पर भी किसी एक देश का अधिकार नहीं है। समुद्र में कुछ नियम बने, आपको सर समुद्र जैसे किसी देश की सीमा में लग रहा है वो तो उस देश का होता है, तो इसमें भी कुछ नियम बने होते हैं। यानी इसमें आता है जैसे 13 नॉटिकल मिल्स, यानी उतनी दूर तक जब देश की किसी की सीमा लगती है तो वो तो उस देश का अधिकार रहता है। उसके बाद में जो सीमा होती है वो क्या हो जाती है, वैश्विक संपदा। यानी एक देश की बाउंड्री से लगभग 20 किलोमीटर या 18 से 20 किलोमीटर के बीच में क्या होती है, उस देश का समुद्र रहता है। उसके बाद में क्या होता है, वो वैश्विक संपदा में सम्मिलित किया जाता है। फिर है अंतरिक्ष, यानी अंतरिक्ष भी किसी एक देश का अधिकार नहीं है, कोई भी देश अंतरिक्ष में अपने अनुसंधान स्थापित कर सकता है, सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वैश्विक संपदा। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण क्या है। वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक संस्कृति कहीं अधिक अलग और विशिष्ट होती जा रही है, इस प्रक्रिया को हम सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। यानी एक संस्कृति है उसमें कुछ नया दूसरी संस्कृति का जोड़ा जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। जैसे इसका हमारी किताब में एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे मान लो हमारे जैसे भारतीय संस्कृति का होता है कुर्ता और पजामा। ठीक है, तो हमने आजकल क्या देखा है कि नीचे तो जींस और ऊपर कुर्ता, तो ये क्या रहता है, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण, यानी दोनों प्रकार की संस्कृतियां की। ठीक है, तो हमें ये नई चीजें देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, किन कारणों से संपूर्ण विश्व की संधि संपत्ति का आकार घट रहा है। ठीक है, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिससे विश्व में संधि संपत्ति का आकार घट रहा है। ठीक है, इसका आंसर है निजीकरण, जनसंख्या वृद्धि एवं पारिस्थितिक तंत्र में कमी आना। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझाते हैं, यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिसमें संधि संपदा का आकार घट रहा है। तो इसका छोटा सा उदाहरण ये लेते हैं, पहले सारा सरकार के अंदर में था। ठीक है, तो सरकार की जो भी भूमि थी वो सब किसकी थी, सारी सरकार की थी। यानी सरकार अगर कोई भी मान लो स्कूल खोलना चाहे, कोई हॉस्पिटल खोलना चाहे, ठीक है, तो जमीन की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, तो फिर जैसे निजीकरण आया, तो निजीकरण आने के बाद क्या हो गया, तो आज आप देखते हो प्राइवेट स्कूलें देखते हो। ठीक है, तो उसमें न तो खेल का मैदान मिलता है, ठीक है, न क्लासों का साइज बड़ा है, न कोई खेल का मैदान है, न कोई घूमने फिरने की जगह है, न कोई पेड़ पौधे हैं। ठीक है, केवल भौतिक चीजें, बिल्डिंगें खड़ी है। तो जिससे निजीकरण से क्या हो गया, आकार घट गया। ठीक है, फैक्ट्रियां में हम देखते हैं, एक मान लो जगह है उसमें 10 प्रकार की फैक्ट्रियां मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो एक तो निजीकरण के कारण क्या हो गया, विश्व में संधि संपत्ति का आकार घट गया है। फिर गहनतर कृषि, गहनतर कृषि क्या है,
जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण मान लो एक व्यक्ति थे, उसके 4 पुत्र हैं, ठीक है। तो पहले जब वो एक व्यक्ति था तो सारी जमीन किसकी थी? उस एक व्यक्ति की थी, यानी जमीन बड़ी थी। फिर जैसे उसकी दूसरी पीढ़ी आई तो क्या हो गया? जमीन के 4 हिस्से हो गए ना, ठीक है। तो जब चारों के पास जमीन आई तो वो क्या हो गया? हिस्से छोटे हो गए, यानी आकार क्या हो गया उसका? घट गया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी जगह में सीमित मात्रा में एक ही जगह में 4 फसल लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने के मुख्य कारण बता दिया आपको, पारिस्थितिक तंत्र आदि में कमी आ रही। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 4 विश्वव्यापी खतरों के नाम लिखिए, ठीक है। जिसका देखो इसका आंसर तो हो गया वैश्विक तापवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू और कोरोना, ठीक है। किन्हीं 4 विश्वव्यापी खतरों के नाम लिखिए। हमने 2 प्रकार की धारणाएं पढ़ी थी, पारंपरिक और अपारंपरिक, ठीक है। ये हम किसका पढ़ रहे हैं? अपारंपरिक का। किसका पढ़ रहे हैं? अपारंपरिक में। पारंपरिक में क्या था? एक देश से संबंधित, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित। अब इसमें पूछा विश्वव्यापी खतरों के नाम लिखिए, तो ये किसमें आ गया? अपारंपरिक में, ठीक है। तो वैश्विक तापीय यानी ग्लोबल वार्मिंग, यानी विश्व का निरंतर तापमान बढ़ता जा रहा है, तो इससे क्या होगा? हमारे ग्लेशियर की बर्फ पिघल जाएगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, तो समुद्र के किनारे जो सिटी हैं वो क्या होगी? जलमग्न हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, यानी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादों का धीरे धीरे निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या है? पूरे विश्व को खतरा है। फिर ये बीमारियों के नाम है एड्स, बर्ड फ्लू और कोरोना। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष कौन कौन से हैं? अभी हमने चर्चा की थी। एक तो मानवता की सुरक्षा, दूसरा है विश्व सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा में क्या आता है? जैसे गरीबी, भूखमरी, आकार, ठीक है। तो इनकी सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? मानवता की सुरक्षा में ये पूरे विश्व में गरीबी, निर्धनता, ठीक है, बेरोजगारी, ये धीरे धीरे हमें कम करने की कोशिश करें। फिर विश्व की सुरक्षा में जैसे आतंकवाद आ गया, बीमारियां आ गई, ठीक है, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। फिर बाहरी सुरक्षा है तो गठबंधन बनाने से क्या आशय है, ठीक है। अब इसका सबसे पहले आंसर हम पढ़ते हैं। गठबंधन पारंपरिक सुरक्षा की नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। गठबंधन कई देशों में सम्मिलित होते हैं और सैन्य हमले रोकने अथवा रक्षा करने संघर्ष कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित नियमों और नियमों के द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, ठीक है। बाहरी सुरक्षा हेतु गठबंधन बनाना, यानी बड़े देश है उससे हम सुरक्षा कैसे करेंगे, ठीक है। एक छोटे देश होता है, उसके पास आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं, जनसंख्या सीमित होते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी सीमित होता है, और एक सामने बड़ा देश है तो उससे वो सुरक्षा कैसे कर सकता है। तो छोटे छोटे देश मिलकर क्या करते हैं? एक संगठन का निर्माण करते हैं, जिसमें एक बड़ी सेना का निर्माण किया जाता है और इसमें एक लिखित रूप से नियम बनाए जाते हैं जो वैश्विक दृष्टि पर अप्लाई किए जाते हैं। जैसे मान लो 10 देशों ने कोई अपना एक संगठन बनाया और उसमें यह कह दिया कि अगर इन 10 में से किसी एक देश पर भी हमला हुआ तो ये हमला हमारे 10 देशों पर समझा जाएगा, ठीक है। तो बदले में हम जवाब सारे 10 देश मिलकर उस पर वापस जवाब उसमें देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? उस विश्व में उस संगठन की क्या होगी? एक छवि होगी और सुरक्षा का एक आवरण बन गया, जिससे कोई भी देश अगर उस पर हमला करना चाहेगा तो 2 बार सोचेगा कि उसका एक गठबंधन तैयार किया गया है। तो वो क्या होगी? बाहरी सुरक्षा है तो गठबंधन बनाना। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 370 किस राज्य के अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक सहायता देता है, ठीक है। वर्तमान में इसका अस्तित्व बंद हो गया, आपको पता है, ये अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित, इसमें कुछ विशेष सहायता दी गई है। अगला क्वेश्चन है चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय चीन की अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। तो उत्तर इसका क्या है? सोवियत मॉडल पर, यानी साम्यवादी मॉडल पर। अगला क्वेश्चन सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा मिखाइल गोर्बाचेव। अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग को आधिकारिक रूप से क्या कहा गया है? आपको पता है मंडल आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना क्यों हुई थी? जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग है जिसको हम कहते हैं ओबीसी, ठीक है। ओबीसी को जब आरक्षण दिया जा रहा था तब ये एक आयोग बना था जिसका नाम है मंडल आयोग। तो इसको आधिकारिक रूप से क्या कहते हैं? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला क्वेश्चन है गठबंधन की रणनीति से क्या अभिप्राय है,
गठबंधन की रणनीति अभिप्राय है कई दलों द्वारा सरकार का निर्माण करना। गठबंधन क्या होता है, जैसे हमारे भारतीय संविधान में क्या है कि कोई भी सरकार शासन किस प्रकार कर सकती है अगर उसके पास स्पष्ट बहुमत है। ठीक है, तो वर्तमान में क्या हो गया है कि कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसको स्पष्ट बहुमत मिल जाए, तो फिर ये क्या करते हैं, स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए गठबंधन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी एक दल में दूसरे दल भी शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, गठबंधन। जब गठबंधन हो जाता है तो उसके बहुमत भी आ जाता है, तो वो सरकार का सत्ता का निर्माण करते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के सुधार हेतु क्या प्रयत्न किए? मिखाइल गोर्बाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों की लोकतांत्रिक नीति का संचालन किया। मिखाइल गोर्बाचोव ने 2 प्रकार की नीतियां चलाई थी। ठीक है, यानी एक तो खुलेपन की नीति, जिसके तहत क्या किया गया कि बाहरी लोगों के, बाहरी जो देश थे उनसे संपर्क कैसे बने। ठीक है, लोकतंत्र कैसे होता है, लोकतंत्र में क्या क्या नीतियां अपनाई जाती है। ठीक है, ये लोगों को धीरे धीरे संचालित करने की कोशिश किया, यानी खुलेपन की नीति को अपनाया। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम लिखिए। दक्षिण एशिया में 8 बताए थे, हमारे सिलेबस में 8 देश हैं, उसमें सबसे छोटे कौन है, मालदीव और भूटान। मालदीव कहाँ है, हम श्रीलंका है, श्रीलंका से पूर्वी साइड थोड़ा सा नीचे वहां पर मालदीव है, और भूटान कहाँ है, हमारे पूर्वी भारत की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते तापमान, बढ़ती होना, इससे समुद्र तल की ऊंचाई, अभी समझाया था, वापस बताता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, वैश्विक तापमान में वृद्धि। जैसे सबसे पहले सूर्य हमारे पृथ्वी पर आता है, ठीक है, तो पूरे दिन क्या रहता है, हमारी पृथ्वी गर्म होती रहती है। जैसे सूरज वापस जाता है सूर्य, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे तापमान में कमी होने लगती है। यानी ये प्रोसेस है, यानी पूरे दिन में हमारे वायुमंडल, हमारे पृथ्वी पर तापमान आता है कि जैसे सूरज जाता है तो वो धीरे धीरे वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक प्रदूषण के कारण एक ऐसा आवरण बन जाता है जिससे वो तापमान आ जाता है, वापस जाने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलता है, तो वो तापमान कहाँ रह जाता है, वो पृथ्वी पर ही रह जाता है, जिससे क्या होती है, पृथ्वी निरंतर रूप से गर्म होती जा रही है। ये किसके कारण हो रहा है, प्रदूषण के कारण। तो इससे अगर तापमान धीरे धीरे निरंतर ऐसे बढ़ता गया तो क्या होगा कि हमारा जो तापमान बढ़ जाएगा, तो हमारे दोनों जो ग्लेशियर है उनकी बर्फ पिघल जाएगी। वो बर्फ पिघल के कहाँ गिरेगी, समुद्र में गिरेगी, जिससे क्या होगा, समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर बढ़ जाएगा, जिससे कि समुद्र किनारे जो शहर बसे हैं वो क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। संधि समता किसे कहते हैं? विश्व की वह संसार जिसमें किसी एक व्यक्ति या किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, जिसमें पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं, वैश्विक सांझी संपदा। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? ठीक है, तो इसके आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया तो निरंतर क्लासें जारी रहेगी। आज की क्लास जिसने भी पूरी ली है, तो आपको सोमवार को जो पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें से आधे से ज्यादा % देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी ने आधी अधूरी क्लास ली है उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपको पूरी क्लास लेनी जरूरी है। ठीक है, अगर इसका रिस्पांस अच्छा आएगा, आपके जो कुछ जरा सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, निरंतर रूप से आपके सारे जो अध्याय है उसका सबका अध्ययन करवाया जाएगा।